हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का यह 24वां अध्याय है, चिड़ियाघर की सैर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। रेलगाड़ी द्वारा वे जमुई से पटना पहुँचे, फिर टेम्पो पर बैठकर चिड़ियाघर पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उनके साथ आई शिक्षिका दीदी ने टिकट ली और सभी अंदर गए। वहाँ पर हरे भरे वृक्षों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी थे। सांप थे, बंदर, शेर, भालू, बाघ, घड़ियाल, मगरमच्छ, गैंडा आदि। अब पंछियों के पिंजरे के पास तो मज़ा ही आ गया। वहाँ एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। सभी बच्चे एकटक उसका नाच देखने लग गए। नीनू बोल उठी, हमने अपनी पर्यावरण किताब में पढ़ा था कि मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो आप जानते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर को तो अभी आपको याद ही रखना है कि लोकसभा का जो डिजाइन है वो मोर से प्रेरित है, और राज्यसभा का जो डिजाइन वो कमल से प्रेरित है। राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पंछी मोर। राज्यसभा किससे? तो कमल से डिजाइनिंग, और लोकसभा किससे? तो ये प्रेरित है आपको मोर से। समझ गए? यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका तो राष्ट्रीय पंछी है। और जो प्रेरित लोकसभा और राज्यसभा, आपको नया संसद भवन 28 मई को जो हुआ है उद्घाटन मोदी जी के द्वारा, और सेंगोल की स्थापना हुई है, वास्तुकार विमल पटेल हैं। मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत बार जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर मोर कब नाचता है। मोर कब नाचता है? जब बादल छाता है तो वर्षा होती है, तब मोर खास तौर पर आपको नाचता हुआ दिखाई देता है। मोर के पंखों में कौन कौन से रंग होते हैं? तो मोर के पंखों में इंद्रधनुषी रंग होता है। इंद्रधनुषी रंग मोर के पंखों में आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो 7 रंग होता है। क्या मोर ऊंचा उड़ सकता है? मोर पूरा उड़ता नहीं, उड़ता है लेकिन पूरा ऊंचा नहीं उड़ता है। मोर क्या क्या खाता है? तो मोर जानते हैं, सांप भी खाता है। मोर सांप भी खाता है ना, अनाज के दाने भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है। सांप को तो खाता है, मोर सांप भी खाता है। चलिए आगे देखेंगे। मोर का नाच देखकर बच्चे आगे बढ़े, तभी उन्हें एक बाघ की गरजने की आवाज़ आई। अब बाघ की गरजने की आवाज़ आती है। सब आवाज़ की और दौड़ पड़े। ये बाघ देख रहे हैं, ये बाघ है। ये क्या है? बाघ है। नीचे लिखे गए शब्द से बाघ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या है बाघ के लिए? तो शक्तिशाली है। क्या है बाघ? तो शक्तिशाली है। आलसी नहीं है, कमजोर नहीं, स्फूर्तिपूर्ण यहाँ पर है क्या? तो शक्तिशाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है दूसरा में कि बाघ हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बाघ कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तो बंगाल में सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन, जानते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से। ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। आपको पश्चिम चंपारण में भी मिल जाएगा। जो बाघ अभ्यारण्य आपको कहाँ एक ही है, वो कहाँ पर है? चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, जो आप जाकर देख भी सकते हैं। वहाँ पर 31-32 बाघ अभी है। कुछ बढ़ भी रहा है, गणना हो रही है तो बढ़ता भी है, ऐसा नहीं है। और इधर तो हलचल मचा कर रखा था बाघ दरभंगा के क्षेत्रों में, और कितने लोगों को, 11 से 12 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, मतलब खा गया था मार के। और यहाँ पर उसको मारा गया, टीम के द्वारा उस बाघ को मार दिया गया था। चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे, कहानी थोड़ा आता है, बाघ तक कहानी बता दी आपको। चलिए यहाँ पर दीदी बताती है कि दीदी ने बताया कि बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। जैसे पंछी हो गया मोर, यही राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। किंतु आज इनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है। ये समझ गए? अगर यही स्थिति रही तो बाघ हमें सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देगी। देखिए आपको हम बता दें कि बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लाया कि हम बाघ का संरक्षित करेंगे, बाघ को हम बचाएंगे। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, और अभी जो बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है।
भारत में सबसे ज़्यादा बाघ है, आपको पता है? ये असर किसका है? प्रोजेक्ट टाइगर का। और अभी मतलब 3100 से प्लस जो है यहाँ पर आपको बाघ मिलेंगे, जो भारत में क्या सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। इसी के कारण ये प्रोजेक्ट टाइगर के कारण संरक्षित जो है यहाँ पर बाघ को करने के लिए टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर लॉन्च किया गया 1973 में, और बचाया गया जान किसको? तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, आप चीता को अब ला रहे हैं नामीबिया से या जो है अफ्रीका से, तो पहले तो उसको मार भी रहे थे। पहले उसको क्या कर रहे थे? मार रहे थे। क्यों मार रहा था? आपको हम बता दें कि हमने बताया था कि बाघ और शेर और इत्यादि को क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि अंग्रेज कह रहा था कि ये क्या है, किसानों का दुश्मन है, यह फल जो है क्षति करता है सभी को, तो इसको मारो। और मारने का इनाम भी दिया था। खुद अंग्रेज खूब बाघ को मारा था, चीता को मारा था, शेर को मारा था, समझ गए? नेपाल के तराई में सबसे ज़्यादा 400 जो है एक बार में मार दिया था अंग्रेज। हमने कहानी ये एनसीईआरटी में दिया गया है, आप उसको पढ़िएगा। चलिए आगे यहाँ पर चलेंगे। लिखा गया कि आपको क्या लगता है कि बाघों की संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि तस्करी हो रही है ना, क्योंकि तस्करी हो रही है। बाघों की जो है संख्या कम होने का कारण है तस्करी होना, शिकार होना। शिकार किया जा रहा है, उसके खालों का शिकार होता है, उसके चमड़ों का शिकार होता है, मतलब चमड़ों के लिए उसका शिकार किया जाता है। अब आगे चलिएगा। ये कमल का फूल है, देख रहे हैं? ये राष्ट्रीय फूल है और इसका जो है आपको राज्यसभा से भी कनेक्ट करना है। पूछेगा अगर तो राज्यसभा का जो प्रतीक जो है किसका लिया गया है डिजाइनिंग, तो कमल का, समझ गए? और लोकसभा आपको हमने बता दिया कि नया संसद में लोकसभा वो मोर से प्रेरित है, वहीं पर राज्यसभा जो कमल से प्रेरित है। आगे चलिएगा। यहाँ पर चिड़ियाघर में घूमते घूमते सभी तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ लोग नाव की सैर का मजा ले रहे थे। राहुल बोला, उधर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिले हैं। दीदी बोली, हम पावापुरी घूमने गए थे तो वहाँ मैंने आप सबको कमल के बारे में बताया था। अब बताइए कि यहाँ पर बताना है, हमने यहाँ पर आपको बता दिया है सारी बातें। राष्ट्रीय जो है फूल का नाम क्या है? कमल है। और जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फूल जो होते हैं इसके रंग कैसे होते हैं? तो गुलाबी होता है। और इसके जो है फूल और पत्तों का उपयोग क्या होता है? तो इसके फूल के और पत्ते का उपयोग क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजा में तो उसका खूब उपयोग होता है। पत्तों का भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, मतलब पात्र के रूप में बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, तो उसको आप रख के उसी पर खाना खा लेते हैं। तो लक्ष्मी पूजा में तो इसका कमल का फूल का तो बहुत उपयोग होता है, लक्ष्मी जी उसी पर वास करते हैं। आगे है कि बच्चे घूमते घूमते थक चुके थे, वे सब आराम करने लगे। तभी वन विभाग द्वारा लगाए गए सूचना पट पर काजल की नजर गई और इसमें ऊपर में बीचों बीच 3 मुंह वाली शेर की आकृति बनी हुई थी। ये देख सकते हैं, ये आपको संसद भवन के ऊपर में भी लगाया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह आपको ये मिलता है। ये आपको क्या मिलता है? आपको ये राष्ट्रीय चिन्ह मतलब ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर इस उसकी और इशारा करते हुए काजल बोली, दीदी यह क्या है? तो दीदी ने बताया, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यह कई सरकारी कागजों देखिए ये कई सरकारी कागजों और सरकारी स्थानों पर लगाया मतलब पाया जाता है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ पर है? सारनाथ में अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ क्या है ये? अशोक स्तंभ इसको भी नाम देते हैं। अशोक द्वारा बनाया गया एक स्तंभ है, इसीलिए इसको अशोक स्तंभ भी कहते हैं। ये नाम रखिएगा याद, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जाता है। और यहाँ से हम फिर से आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ के नाम से इसको आप जानते हैं। तो किसके द्वारा बनाया गया? यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। और चित्र में हमें 3 शेर दिख रहे हैं। वास्तव में इसमें कितने शेर हैं पता है? 4 शेर। कितने हैं? वास्तव में इस चिन्ह में 4 सिंह हैं। यहाँ पर 3 इधर दिख रहा है, 1 पीछे है, तो 4 याद रखिएगा। 3 नहीं है, इसमें 4 होते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पीछे एक और शेर है, ठीक है, समझ गए? पीछे एक और शेर का जो है मुख है। चलिए यहाँ पर आगे है
कि बच्चों इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। आपने क्या क्या यहाँ पर देखा? राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पंछी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका अशोक स्तंभ। ये समझ गए? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये कहाँ से लिया गया है स्तंभ को? तो सारनाथ से। किसने बनाए? तो अशोक के द्वारा बनाया गया। और इसमें क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। कितने शेर हैं? 4। आगे कितने दिखते हैं? 3। ठीक है, इतना ही पॉइंट था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते का अर्थ भी पूछ लेगा, सत्य की हमेशा विजय होती है। अब बताना है क्वेश्चन आपको यहाँ पे कि इस चित्र में आपने जो है आपने कहाँ इस चित्र को आप कहाँ देखते हैं? तो कहाँ दिखता है? तो आपको कहीं जो है ऊपर बिल्डिंग पर आप देख सकते हैं संसद भवन के स्मारक जो है, और यह जो है नोट पर आपको दिखता है, जो रुपया है उस पर आपको दिख जाता है, और आपको जो है मुहर पर दिख जाता है, सरकारी कागजों पर दिखता है, पाठ्य पुस्तकों पर दिखता है, ये जो है मतलब कागज नोट पर भी दिखता है। ये इतने जगहों पर आपको ये राष्ट्रीय चिन्ह दिखते हैं। अब अगला है कि राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, इसे ध्यान से देखिए और बताइए उस पर क्या क्या बना है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे पट्टी के बगल में आपको सांड और घोड़े की आकृति आपको दिखाई देती है, और उसके बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई गई है, यहाँ देखिएगा, ये देखिए रुपया है ना, ये रुपया में आपको पीछे में दिखाई देगा कि सत्यमेव जयते जो है यहाँ पर लिखाई देता है। अब आगे वहाँ पे चलेंगे जहाँ पर से आपको हम छोड़े हैं, कहाँ पर? तो चौथा का दूसरा बन रहे थे ना। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए 3 बजने वाले थे, बच्चों ने वहाँ के जलपान गृह में समोसा खाया और पानी पिया। किसी की इच्छा जो है, किसी की जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन रेलगाड़ी का समय हो रहा था। सभी बस में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। रास्ते में आस्था की नज़र एक भवन पर फहरा रहे तिरंगे झंडे पर पड़ी। वह बोली, दीदी यह कौन सा भवन है? यहाँ पर झंडा क्यों फहरा रहा है? आज ना तो 15 अगस्त है और ना ही 26 जनवरी। हम कितने दिन झंडा फहराते हैं? 2 दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, बताइए ना। और दीदी बोलती है कि यह भवन सचिवालय है, यहाँ पर मंत्रियों का कार्यालय है और सरकारी कामकाज होता है। यहाँ पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है। कहाँ पर? सरकारी कार्यालय में। बस अब शहीद स्मारक होते हुए रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे जो है स्टेशन है, स्टेशन पहुँच गई। ट्रेन में दीदी और बच्चे बातचीत करने लगे। अब देखिए बातचीत को ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। हमारे देश के झंडे में कौन से रंग हैं? तो आपके झंडे में क्या कौन कौन से रंग होते हैं आप जानते हैं? ऊपर में केसरिया होता है ना, ऊपर में केसरिया और बीच में उजला और नीचे में हरा। यहाँ पर ऊपर में केसरिया, बीच में उजला और नीचे में हरा। और तिरंगे में नीले रंग का जो है एक चक्र भी होता है। क्या होता है? नीले रंग का एक चक्र। आप गिनकर बताइए कि चक्र की तीली जो होती है कितनी होती है? तो 24 होती है। कितनी? तो 24। आपको रंग पूछ देगा तो केसरिया, उजला और हरा, ठीक है। और तीली कितनी? तो 24। चक्र किस पट्टी पर है? तो वाइट। चक्र जो है किस पट्टी पर है? तो उजले पट्टी पर है। आगे है कि यहाँ पर मनोज पूछता है कि हमने ये रंग क्यों चुने? दीदी ने इस प्रकार एक चित्र बनाया और समझाया कि प्रत्येक रंग का अर्थ क्या है? अलग है। केसरिया क्या देता है? साहस और बलिदान का। ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर कंपटीशन में देख सकते हैं आप। केसरिया साहस और बलिदान का, सफ़ेद सत्य और शांति का, हरा खुशहाली और समृद्धि का। ये आपको याद रखना है। केसरिया साहस और बलिदान है, सफ़ेद सत्य और शांति है, हरा खुशहाली और समृद्धि है। आप आगे बढ़िए। हरा रंग है, हरी हमारी जो है, आप पढ़े हैं ना, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और यहाँ पर देखिए हम देखेंगे, देखिए देश जो है चक्र है, देश की प्रगति और
परिवर्तन का प्रतीक है। चारों का याद रखिएगा। केसरिया साहस और बलिदान का, सफ़ेद सत्य और शांति का, हरा खुशहाली और समृद्धि का, और चक्र जो है वह प्रगति घूमते रहता है। तो चक्र जो है प्रगति और परिवर्तन का, परिवर्तन भी होगा और प्रगति भी होगी। ये प्रतीक है किसका? तो चक्र है इसका। समझ गए? चक्र का आपका याद रखना है। चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। हरा खुशहाली और समृद्धि का, सफ़ेद सत्य और शांति का, केसरिया साहस और बलिदान का। 3-4 बार से ज़्यादा हमने आपको यहाँ पर बताया। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अपने स्कूल और आसपास देखकर बताइए कि आपको भारत का झंडा या उसका चित्र कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। कहाँ मिलता है? तो आप देखते हैं 2 छोटा झंडा जो होता है वो आपके प्रधानाध्यापक के टेबल पर आता है, और सरकारी कार्यालय में, भवन में उसके ऊपर भी आपको झंडे मिलते हैं। और आजकल तो आपको पता होगा हर रेलवे स्टेशन पर झंडा है ना। 38 जहाँ पर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर झंडा आपको जो है फहराता हुआ दिखता होगा। आगे चलिए, अब 6ठा नंबर है, आपके स्कूल में झंडा कब कब फहराया जाता है? तो 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराया जाता है ना। अब हम 7वां चलेंगे। तभी आशा बोल पड़ी, तो क्या राष्ट्रीय झंडा फहराने के कुछ नियम हैं? तभी बच्चे आपस में एक नियमों के बारे में बात करने लगे। आप भी अपने साथियों और शिक्षक के साथ चर्चा कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय झंडा जो है आपको पता है 12 से 15 अगस्त तक जो है हर घर झंडा चलाया गया। हर घर झंडा जो है अभियान चला, जो है हर घर के ऊपर झंडा लगाना है। और सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे झंडे जो हैं बांटे भी और बिके भी, ये आपको पता होगा। यहाँ पर नियम देखिएगा कि झंडा अगर उल्टा नहीं यहाँ पर लगाना है, झंडा को उल्टा आप नहीं फहरा सकते। राष्ट्रीय ध्वज जो होगा ऊपर का भाग क्या होगा? केसरिया होगा, और बीच का भाग क्या होगा? वाइट होगा, नीचे क्या होगा? हरा होगा। ये आपको याद रखना है। क्षतिग्रस्त झंडा जो है आप नहीं फहरा सकते, नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, और ज़मीन पर जो है झंडा नहीं छुए, पानी में नहीं गिरे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे नियम इसके बनाए हैं। बच्चों से पूछा कि हम राष्ट्रीय झंडा फहराते समय क्या क्या करते हैं। दीदी ने बच्चों से पूछा कि हम राष्ट्रीय झंडा फहराते समय क्या क्या करते हैं। तो बच्चों ने बताया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये याद रखना है, दोनों का नाम बार बार पूछा जाता है। चलिए हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसको पढ़ने का भी समय होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और पढ़ने का कितना समय होता है ये तो आपको पता है कि राष्ट्रगान कितना समय में आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो है टोटल 52 सेकेंड में आप पूरा कर लेते हैं ना, 52 सेकेंड में पूरा होना चाहिए। चलिए यहाँ पर राष्ट्रगान पढ़ेंगे। राष्ट्रगान है कि जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ये समझ गए? ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भूलिएगा नहीं। अब देखिए कि ये जो अभी आपने पढ़ा कि इस गान में कुछ राज्य, पर्वत और नदियों के नाम आए, उनके यहाँ पर नाम लिखना है। देखिए राज्य का नाम कौन कौन सा था? तो यहाँ पर हम खोजेंगे तो राज्य का नाम मिलेगा आपको कौन कौन? पंजाब, यहाँ पर पंजाब है, गुजरात है, मराठा है, तमिलनाडु है, जो तमिल यहाँ पर देखेंगे विंध्य वाला जो है क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल, बंग जो है, ओडिशा है। ये सब सारे के सारे क्या हैं? राज्य के नाम हैं। समझ गए? उत्कल बंग, बंग मतलब जो है पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर अगला है कि पर्वतों के नाम। पर्वत के नाम क्या थे? विंध्याचल और हिमाचल। ये विंध्य और हिमाचल जो है ये क्या है? पर्वत के नाम। नदी क्या है? गंगा यमुना। गंगा और यमुना ये नदी हैं। आपने देखा कितने जो है नाम आए शहर के, राज्य के। तो राज्य के पंजाब, गुजरात, मराठा, ये गुजरात मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सारे जो है द्रविड़ जो होता है नीचे वाले, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है। और बंगाल तो जान ही रहे हैं, बंगाल कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्कल, तो उत्कल वंग, ये सारे जो हैं
किसके नाम हैं? ये सारे के सारे आपके राज्य के नाम हैं। और गंगा यमुना गंगा हो गया, और हिमाचल और विंध्य जो है आपका पर्वत हो गया। चलिए, ये हो गया राष्ट्रगीत। जो है राष्ट्रगीत गाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप सावधान मुद्रा में रहिए, खड़ा रहेंगे। 52 सेकेंड इसकी अवधि होती है गाने की, ये आपको पता रखना है। और राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आपने अभी तुरंत देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठाकुर भी कहते हैं। देखिए, हमारा राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत किसने लिखे हैं, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपका राष्ट्रगीत लिखा गया। क्या है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये गाना है, आप गा सकते हैं। ये रहमान का आप जो है गाना सुनिए, रहमान जो है बहुत अच्छा से ये इसको जो है संगीतबद्ध किया है। शुभ्र ज्योतिषनम पुलकित यामिनीम फुल कुसुमित द्रुमतल शोभिनीम शुभाशिनीम शुभ मधुर भाषिनीम सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम, ये जो है राष्ट्रीय गीत आपका है। अगला हम चलेंगे कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ये आपको याद रखना है। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। आपसे पूछा भी जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कौन सा गीत जो है प्रतीक देशभक्ति के लिए बन गया था, तो यही था वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला है, यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी हमारे कुछ राष्ट्रीय जो हैं प्रतीक, अन्य प्रतीक हैं, उनके नाम लिखना है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा है। राष्ट्रीय जल जीव कौन है? राष्ट्रीय जल जीव आप जानते हैं ना, डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। और आपको पता ही होगा कि डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर से 2022 से बनाना शुरू हो गया है, पहला बना है। क्वेश्चन पूछा बहुत बार गया है डॉल्फिन वाला। अब देखिए यहाँ पर कि रेलगाड़ी रेलवे जमुई स्टेशन पहुँचने वाली थी, तभी आकाश ने कहा चिड़ियाघर की सैर भी हो गई और जो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानकारी भी। परियोजना कार्य है कि एक चार्ट पेपर लीजिए और उस पर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का चिन्ह बनाइए। ये देख सकते हैं, कुछ रुपया 50 पैसा, 1 रुपया, 10, 20, 50 है। अब देखिए, अपने माता पिता से 10, 20, 50 का नोट लेकर ध्यान से देखिएगा और बताइए कि नोट पर कौन कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है। देखिए, नोट पर आपको क्या क्या मिलता है? तो आपको मिलता है अशोक चिन्ह, जो राष्ट्रीय चिन्ह है। महात्मा गांधी तो मिलवे करते हैं, ये राष्ट्रपिता है। रुपया है तो राष्ट्रीय मुद्रा है। और वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ये यहाँ पर देखते हैं लिखा गया है सत्यमेव जयते, यहाँ पर पीछे में लिखा जाता है। ये हो गया। और आपको अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक के अतिरिक्त नोट पर किस चीज़ के चित्र बने हैं। तो यहाँ पर आपको 2000 का नोट तो आप जानते हैं कि उसमें मंगलयान था, और 2000 के नोट में अभी भी मंगलयान है। अब जो है इसका अदला बदली हो रहा है, आपको जो है रुपया जमा करना है बैंक में जाकर। 2000 के नोट को, उसमें मंगलयान था। अब 500 के नोट में आपको लाल किला जो दिल्ली है वो दिखता है 500 के नोट में। 200 के नोट में सांची का स्तूप दिखता है, मध्य प्रदेश का जो दिखता है सांची का स्तूप 200 के नोट में। 100 के नोट में रानी का वाव दिखता है, रानी की वाव, ये गुजरात। और 50 के रुपये में जो है हम्पी कर्नाटक। और 20 के जो है नोट में आपको एरोला की जो है गुफाएं महाराष्ट्र। और 10 के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा। इतने याद रखने हैं, हमने 10 तक आपको बताए हैं, याद रखिएगा। पहला 2000 मंगलयान, 500 लाल किला दिल्ली। दूसरा 200 के नोट में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। 100 के नोट में रानी का बाव गुजरात में है। और 50 के नोट में हम्पी, ये कर्नाटक में है। और 20 के नोट में एरोला की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। और 10 के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ओडिशा में है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए यहाँ पर नोट के ऊपर कितनी भाषाएं लिखी हुई है, शिक्षक की मदद से आपको उन भाषाओं के नाम बताए हैं। तो आप नोट पर टोटल 17 भाषाएं, 2 भाषा जो है नोट पर लिखी रहती हैं, वो होती हैं कौन से? मुख्य रूप से ऊपर में लिखा रहता है वो हिंदी और अंग्रेजी होता है, हिंदी और अंग्रेजी। और टोटल जो भाषाएं हैं वो होते हैं और पीछे जो भाषा होता है, जो पीछे भाषा होता है वो 15 भाषा। ऊपर 2 भाषा होता है अंग्रेजी और हिंदी, पीछे भाषा देखेंगे नोट में तो 15। टोटल कितने? तो 17। तो इसमें आपको 17 का नाम हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन से हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
ये टोटल 17 भाषा हुए। एक बार हम पुनः बताते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये टोटल 17 भाषा आपको मिलते हैं। आप निकाल कर नोट है जेबी में देख सकते हैं। ऊपर में हिंदी इंग्लिश। चलिए अगला है, आपको बताना है कि प्रत्येक नोट पर रुपये के मूल्य के अतिरिक्त भी कुछ संख्याएं लिखी होती है। इन्हें ध्यान से देखिए और मिलाइए। क्या सभी नोटों पर लिखी संख्याएं समान होती है? नहीं होता है। आप उसमें समान मतलब जो संख्या होता है वो समान संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर होता है समाप्त। अब आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलिए अगले वीडियो में अंतिम चैप्टर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।